आज अपने बात करने वाले हैं कार्डियक वॉल्यूम्स पे। कार्डियक वॉल्यूम्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से एक टॉपिक है। कार्डियक वॉल्यूम्स के अंदर जो भी वॉल्यूम्स हार्ट के अंदर सिस्टोल के टाइम पे ब्लड कितना बाहर निकल रहा है, डायस्टोल के टाइम पे कितना ब्लड अंदर रह रहा है, क्या कार्डियक आउटपुट आ रहा है, उन्हीं चीज़ों पे स्टडी करेंगे। तो अपने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं जिन जिन पे स्टडी करेंगे। वो पहला है कार्डियक आउटपुट, जिसके अंदर टोटल कार्डियक आउटपुट जो 1 मिनट के अंदर निकल के आएगा उस पर स्टडी करेंगे, किस तरह से निकल के आता है उस पर स्टडी करेंगे। दूसरा है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम जो डायस्टोल के एंडिंग होने पे जो वॉल्यूम जो ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर बचता है उसकी स्टडी करेंगे। तीसरा है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जो सिस्टोल के एंड होने पे जो ब्लड है वो जो हार्ट के अंदर बचता है उसके ऊपर स्टडी करेंगे, या जो हार्ट से बाहर निकलता है उसके ऊपर स्टडी करेंगे। एक है प्री लोड और एक है आफ्टर लोड। प्री लोड यानी जो कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले जो ब्लड की वॉल्यूम जो है वो हार्ट के अंदर होती है वो, और जो आफ्टर लोड यानी जो इजेक्ट हो जाता है ब्लड, कॉन्ट्रैक्शन के बाद में जो ब्लड है वो इजेक्ट हो जाता है, उस पर स्टडी करेंगे। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। वीडियो पे जाने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो पहले से देख रहे हैं और वीडियो को लास्ट में पूरा देखने के बाद में कमेंट के अंदर ये लिख के ज़रूर बताया करो कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप वीडियो के अंदर कमेंट के अंदर लिख के बताते हो, आपका रिव्यू हमें देते हो, तो हमें पता चलता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या हमें कुछ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर जहाँ भी आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत लगती है तो आप कमेंट में लिख के इसको मेंशन कर दिया करो, जिससे हमें पता चलता रहे। अब पहला अपने पढ़ने वाले हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट कैसे निकालते हैं उससे पहले अपने को दो चीज़ों पे स्टडी करनी पड़ेगी, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट। ध्यान से देखना, अच्छे से समझ में आएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? स्ट्रोक का मतलब क्या समझते हो? स्ट्रोक का मतलब होता है झटका। झटका यानी जब इम्पल्सेज हार्ट के अंदर ट्रांसमिट होती है तो वो वेंट्रिकल्स को जब एक स्ट्रोक प्रोवाइड करवाती है, इम्पल्सेज जब वेंट्रिकल्स तक पहुँचती है तो उनके दौरान वेंट्रिकल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उससे जो ब्लड पंप करते हैं। जैसे लेफ़्ट साइड का जो वेंट्रिकल है वो एरोटा के अंदर ब्लड को पंप करता है और राइट साइड का जो वेंट्रिकल है वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड को पंप करता है। तो वो दोनों सिंगल टाइम जब उनको इम्पल्सेस मिली और उस दौरान उन्होंने जो है स्ट्रोक मिलने के बाद में जो कॉन्ट्रैक्शन किया और उसके साथ साथ में जो ब्लड है वो आउट हुआ है एरोटा के अंदर और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, वो निकल के आता है स्ट्रोक वॉल्यूम। ईच वेंट्रिकल का 70 ml रहता है। एक वेंट्रिकल एक स्ट्रोक के दौरान 70 ml ब्लड है वो पंप करता है या आउटपुट देता है अपना। अब बात रही हार्ट रेट की। हार्ट रेट कितनी होती है वो पहले ही बता दिया, 70 से 72 बीट्स पर मिनट। 70 से 72 टाइम जो बीट्स है वो पर मिनट जो है हार्ट रेट निकल के आती है। हार्ट रेट का मतलब हार्ट 1 मिनट के अंदर कितनी बार धड़कता है, तो 70 से 72 बार धड़कता है। अब आते हैं हमने कार्डियक आउटपुट पे। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। ये होता है कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला। अब कार्डियक आउटपुट अपने निकालते हैं। कार्डियक आउटपुट का पहले मतलब क्या होता है? कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है जब हार्ट 1 मिनट के अंदर टोटल 70 से 72 टाइम्स बीट कर चुका होता है, तो उन टोटल बीट्स के अंदर वो कितना ब्लड 1 मिनट के अंदर आउटपुट दे चुका है, या कितना ब्लड है वो इजेक्ट कर चुका है, या कितना ब्लड है वो पंप कर चुका है। टोटल जैसे एक वेंट्रिकल का लेंगे, इसके अंदर मैंने ऊपर बताया कि ईच वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल 70 ml पंप है वो जो है आउटपुट दे रहा है, तो वहीं दूसरा भी वेंट्रिकल इसके साथ में 70 ml वो भी दे रहा है, तो दोनों मिला के 140 ml हो गए। तो कार्डियक आउटपुट है वो एक वेंट्रिकल का निकल के आएगा। और उसके अंदर अपने लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो मेन इंपॉर्टेंट है, उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जनरल सर्कुलेशन के लिए या पेरिफेरल सर्कुलेशन के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए ब्लड है वो पंप किया जाता है। अभी कार्डियक आउटपुट निकालते हैं। कार्डियक आउटपुट का आपको मतलब समझ में आ गया? एक वेंट्रिकल का जो आउटपुट निकल के आएगा 1 मिनट के अंदर हार्ट के 70 से 72 टाइम्स बीट्स के बाद, वो होता है कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम आपने पहले निकाल ली ऊपर 70
और हार्ट रेट है वो 72। एक एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे, अलग अलग दोनों नहीं लेंगे, अलग अलग लेते हैं तो दोनों आंसर अलग अलग आएंगे। तो दोनों वॉल्यूम भी जो रेट है वो लेकर के भी आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो इसके हिसाब से निकल के आता है आंसर 5040 ग्राम पर मिनट। 5040 ग्राम पर मिनट जो है एक वेंट्रिकल का कार्डियक आउटपुट निकल के आ गया। अब दोनों वेंट्रिकल को करेंगे तो दोनों का डबल हो जाएगा, दोनों का 10,080 हो जाएगा। 5040 है वो एक का है और तो दोनों का मिलाएंगे तो 10,040 हो जाएगी, यानी 10 लीटर के अप्रोक्सीमेट जो है ब्लड वॉल्यूम आएगी। तो इसके अंदर अगर रेंज की वैल्यू तो बात हो गई, अपने अगर फिक्स वैल्यू अगर निकालते हैं, लीटर के अंदर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो आता है 5 लीटर। 5000 ग्राम का 1000 ग्राम का 1 लीटर, तो 5000 ग्राम का क्या हो गया 5 लीटर। ये होगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये 5 लीटर। ये है अडल्ट मैन की, ध्यान रखना ये है अडल्ट मैन की। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो कार्डियो आउटपुट निकल के आती है एक वेंट्रिकल की, वो होती है इन फीमेल 10 to 20% लेस देन मेल। फीमेल के कार्डियक आउटपुट की अगर बात करते हैं तो वो मेल से 10 से 20% कम रहता है। मेल का कितना होता है 5 लीटर अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई, और ग्राम के अंदर बात करें तो 5040 ग्राम पर मिनट जो है वो कार्डियक आउटपुट निकल के आ गया। कार्डियक आउटपुट का मतलब यही होता है 1 मिनट के अंदर हार्ट ने जितनी बार पंप किया उसके दौरान 1 बीट के अंदर तो 70 ml निकला और टोटल निकाला है वो है 5 लीटर अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब आगे दूसरे पे स्टडी करते हैं। अब अपने कार्डियक आउटपुट है वो कंप्लीट कर लिया, कार्डियक आउटपुट अपने निकाल लिया, 1 मिनट का 5 लीटर है वो अडल्ट मैन के अंदर आ रहा है। कार्डियक आउटपुट पढ़ने से पहले अपने पढ़ी थी स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम थी 70 ml इन 1 बीट ऑफ हार्ट। एक बीट जब होती है तो 70 ml जो ब्लड है वो वेंट्रिकल के द्वारा, ईच वेंट्रिकल के द्वारा है वो जो सर्कुलेशन के लिए पंप किया जाता है। अब अपने पास है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। एंड डायस्टोलिक का, डायस्टोल का मतलब क्या होता है, डायस्टोल का मतलब होता है डायस्टोल, एंड का मतलब होता है अंतिम डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब अंतिम डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब हुआ जब वेंट्रिकल डायस्टोल हो रखा है, वेंट्रिकल का डायस्टोल हो रखा है और एट्रियम जो है वो ब्लड है वो अपना वेंट्रिकल के अंदर पंप कर रहा है। अब एंड स्टेज पे होगा जब वेंट्रिकल्स पूरा भर जाएगा और जब कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए तैयार होगा तो वो वॉल्यूम जब जिस टाइम पे जो ब्लड भरा हुआ है वो जो वॉल्यूम आएगी वो होगी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ध्यान से समझना, एंड डायस्टोलिक का वॉल्यूम का मतलब हो गया डायस्टोल है, डायस्टोल है वो स्टार्ट हो गया। जैसे मान लो कि 5 सेकंड का डायस्टोल होता है, 1 सेकंड से लेके 4 सेकंड पे आ गया और 5 सेकंड में एंटर हो गया और 5 सेकंड है वो कंप्लीट होने वाली है और 6 सेकंड जब स्टार्ट होगी तब वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला होगा 6 सेकंड पे वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने वाला होगा उससे पहले जब जो एंड स्टेज होगी डायस्टोल की 5 सेकंड पे, उस टाइम पे जो ब्लड प्रेजेंट होगा वेंट्रिकल के अंदर, एक वेंट्रिकल के अंदर कोई सा वेंट्रिकल ले सकते हैं अपने, उस वॉल्यूम को बोला गया है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। वो वॉल्यूम होती है 120 ml। अब अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो 120 ml है तो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने पे वन टाइम जो एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पे जो ब्लड बाहर निकलता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम बोल रहे हैं। अगर उसके अंदर 120 ml ब्लड प्रेजेंट है तो वो एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो 70 ml ब्लड ही बाहर क्यों निकाल रहा है, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम तो वही है। तो उसके दौरान जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पे जो हार्ट है वेंट्रिकल्स होते हैं उनके अंदर ब्लड है वो रिमेंस रह जाता है, जिसे बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब सिस्टोलिक वॉल्यूम वही बात है कि एंड टाइम पे जब सिस्टोल खत्म होने वाला होगा और वापस से डायस्टोल है वो स्टार्ट होने वाला होगा, उस टाइम पे जो वॉल्यूम होगी उस वॉल्यूम को बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितनी होती है, जो ब्लड है वो 1 कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक वेंट्रिकल से 70 ml बाहर निकला
टोटल उसके अंदर भरा कितना था 120 ml। तो अब उसके पीछे रह कितना गया, 120 ml भरा हुआ था, 70 बाहर निकल गया, तो कितना बच गया 50 ml। तो इसका मतलब अब इसका फॉर्मूला अपने खुद तैयार करेंगे, फॉर्मूले से आंसर मत निकालो, फॉर्मूला खुद तैयार करो। फॉर्मूला खुद तैयार करने के लिए एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इक्वल्स टू में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इक्वल्स टू में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस स्ट्रोक वॉल्यूम। तो 120 माइनस 70 इक्वल्स टू में आंसर निकल के आया 50 ml ब्लड है वो जब सिस्टोल हो जाता है या वेंट्रिकल है जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसके बाद में वापस जब डायलेट होता है उस टाइम पे, या एंड सिस्टोलिक टाइम पे जो होता है एंड सिस्टोल होता है, सिस्टोल जब एंड होता है और डायस्टोल होने वाला होता है उस टाइम पे हार्ट के वेंट्रिकल के अंदर 50 ml ब्लड है वो रिमेन रह जाता है। अब ये दोनों कंप्लीट हो गए, आगे अपने बात करते हैं कि जो कार्डियक आउटपुट होते हैं या जो वॉल्यूम्स होती है उनको कौन कौन से फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ने से पहले इनके साथ में एक चीज़ और है वो ऐड कर लेते हैं, प्री लोड और आफ्टर लोड। प्री लोड का मतलब क्या होता है, जब यही बात है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वही प्री लोड निकल के आने वाली है। जब डायस्टोल हो रखा है, वेंट्रिकल है, ये हार्ट का पूरा डायग्राम बना नहीं सकते, तो इसके अंदर जो वेंट्रिकल है अब ये डायस्टोल इसका हो रखा है, इसके अंदर ब्लड है वो एंड डायस्टोलिक स्टेज पे है और वो है 120 ml इसके अंदर प्रेजेंट। तो प्री लोड का मतलब हो गया अब कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, इसके अंदर इम्पल्सेस आने वाली है, और प्री लोड ये हो गया कि उसका कॉन्ट्रैक्शन अब स्टार्ट होने वाला है, उस टाइम पे वही वॉल्यूम, ये सेम ही चीज़ है। इसको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है ना, इसको प्री लोड बोलते हैं और इसको आफ्टर लोड बोलते हैं। प्री लोड यानी कॉन्ट्रैक्शन होने से जस्ट पहले और आफ्टर लोड यानी कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होने के बाद में। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब जो है वो फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ते हैं जो कार्डियक आउटपुट को या कार्डियक वॉल्यूम्स को अफेक्ट करते हैं। अब अपने फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कार्डियक आउटपुट और मेंटेनिंग कार्डियक आउटपुट पे स्टडी करेंगे। इसके अंदर फैक्टर अफेक्टिंग मतलब जो कार्डियक आउटपुट को जो अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स, और जो मेंटेनिंग मतलब ये हो गया कि कार्डियक आउटपुट को चेंज क्यों किया जाता है। कोई तो सिचुएशन अराइज होती होगी, जैसे बॉडी से ब्लड अगर बाहर लॉस हो रहा है तो हार्ट को जो है सेल्स और ऑर्गन्स तक ब्लड ज़्यादा पहुंचाने के लिए हार्ट को आउटपुट को बढ़ाना पड़ता है। तो उस हिसाब से कई बार होता है कि वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाती है सेल्स और टिश्यू के अंदर, तो हार्ट की वॉल्यूम को घटाना भी पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं वो कार्डियक आउटपुट अगर चेंज हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं हार्ट के जो आउटपुट को मेंटेन करने के लिए हो रहा है या बॉडी को मेंटेन करने के लिए हो रहा है, और कहीं ना कहीं कारण है वो अफेक्ट भी करते हैं। तो इसके अंदर 4 मैंने फैक्टर अफेक्टिंग जो लिख रखे हैं मैंने वो है कारण है वो, पहला है विनस रिटर्न, दूसरा है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तीसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट, और चौथा है पेरिफेरल रेसिस्टेंस। तो पहले पे अपने स्टडी करते हैं विनस रिटर्न। विनस का मतलब क्या होता है वेंस, और रिटर्न का मतलब वो क्या होता है वापस आना। अब हार्ट ने जो है वो ब्लड पंप किया है, जितना भी ब्लड पंप किया है वो वेंस के थ्रू वापस आएगा। अगर विनस रिटर्न है वो किसी कारण से ज़्यादा हो जाए, अब हार्ट के अंदर मैंने पहले बताया था एट्रियम के अंदर ब्लड आता है और वो वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाता है। वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड फिलअप हो जाता है वो होता है, उसके बाद में वो स्ट्रोक वॉल्यूम अपनी निकाल के देते हैं, वो होता है 70 ml। अगर हार्ट के अंदर विनस रिटर्न ज़्यादा होता है, हार्ट के अंदर किसी भी कारण से वेंस जो है वो ज़्यादा ब्लड ला करके डाल देती है, जैसे यहाँ पे जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो यहाँ पे निकल के आई थी वो 120 ml थी, यानी कि एट्रियम ने ब्लड को 120 ml ब्लड को ही वेंट्रिकल्स के अंदर डाला था, क्योंकि एट्रियम के पास था ही 120 ml। अगर एट्रियम के पास में ज़्यादा ब्लड आ जाए तो वो ज़्यादा डालेंगे इसके अंदर, 130 ml कर देंगे, 130 ml कर देंगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन तो उतना ही हो रहा है, उसके साथ में अगर ब्लड इसके अंदर ज़्यादा है। वही चीज़ है यहाँ पे, अगर एट्रियम के अंदर ब्लड ज़्यादा आएगा तो वो वेंट्रिकल को ज़्यादा देंगे, और वेंट्रिकल को ज़्यादा मिलेगा तो कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू है वो स्ट्रोक वॉल्यूम भी अपने को ज़्यादा निकाल के देगा। और स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर 1 मिनट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपने 1 मिनट की बीट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो कार्डियक आउटपुट निकल के आता है और वो ज़्यादा हो जाता है। तो विनस रिटर्न जो होता है वो होता है समानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है इसके कार्डियक आउटपुट के। यानी कि अगर विनस रिटर्न है
वो ज़्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट अपने आप ज़्यादा होगा। वो समझा ही दिया, एट्रियम में ज़्यादा आया, वेंट्रिकल के अंदर ज़्यादा गया तो वेंट्रिकल ने ज़्यादा पंप कर दिया, सीधी सी बात है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है जब वेंट्रिकल जो है ब्लड को पंप करते हैं, जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर का वेंट्रिकल का बीच का डायमीटर है ऐसे, अब वो वेंट्रिकल है वो पंप करते हैं। नॉर्मल हार्ट के अंदर वेंट्रिकल जब पंप होता है तो उसके बाद में उसकी एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम भी बचती है। अपने पहले एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम निकाली थी, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम निकल के आ रही थी बाहर 50 ml। इसका मतलब हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन के बाद में वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड है वो रिमेंस रह रहा था, पीछे रह रहा था, इसके अंदर 50 ml ब्लड है वो पीछे रह रहा था। तो अब जो है अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दिया जाए, क्योंकि पहले जब हार्ट का जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, वो जब यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन लगाता तो बीच में 1 सेंटीमीटर स्पेस रह जाता, यानी कोई ना कोई तो स्पेस रहता होगा जिसके अंदर ये 50 ml ब्लड है वो जो पीछे रिमेंस रह रहा था, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो पीछे रह रही थी वो कहीं ना कहीं तो वेंट्रिकल के अंदर स्पेस रह रहा होगा, उसी के अंदर रह रही होगी, कहीं और से तो नहीं आया होगा या कहीं और तो नहीं पड़ा होगा ब्लड। तो वही चीज़ है, अगर इसके अंदर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दिया तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होगा, वेंट्रिकल पूरे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वेंट्रिकल्स पूरे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इनके अंदर कोई स्पेस नहीं रहेगा, पूरा स्पेस है वो फुल्ली जो है कवर्ड हो जाएगा। स्पेस रहेगा तो उसके अंदर हो सकता है 10 ml ब्लड रिमेन रह जाए, 5 ml रह जाए, पर कम से कम 40 ml 30 ml तो ब्लड बाहर निकलेगा। तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हो गया कि वो 40 ml ब्लड है जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम के दौरान वहाँ पे पीछे रह रहा था 50 ml, उनमें से 40 ml बाहर निकल गया। 40 ml बाहर निकला तो स्ट्रोक वॉल्यूम पहले कितनी थी 70, अब 40 ml जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से प्लस 40 और निकल रहा है साथ में, तो टोटल मिल के आ रहा है 1110 जो है स्ट्रोक वॉल्यूम आ गई। अब स्ट्रोक वॉल्यूम को 1 मिनट की जो बीट्स है उनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कार्डियक आउटपुट आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यानी पूरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर देना, नॉर्मली हार्ट है वो थोड़ा पंप होता है, ऐसे 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 पंप होता है, और अगर जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दे तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, इससे वो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो पीछे बची हुई थी वो ब्लड भी बाहर निकल जाएगा। तो इसकी वजह से जो है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ के आएगा। तो वही बात हो गई, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन प्रोपोर्शनल है किसके, समानुपाती किसके, कार्डियक आउटपुट के। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन समानुपाती है कार्डियक आउटपुट के। ये किसके समानुपाती हो गया, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कार्डियक आउटपुट के। अब बात करते हैं अपने फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट। फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट का मतलब होता है, अगर ये फ्रीक्वेंसी है, हार्ट बीट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे 1 मिनट के अंदर 70 टाइम हार्ट जो है बीट कर रहा है, 70 से 72 टाइम, तो इसका मतलब हो गया ये 70 टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, एक रेंज आ गई, जैसे 70 आ गया, 70 से 72 हो गया, अगर वो ज़्यादा होता है तो 75 तक हो जाता है, फिर 80 तक हो जाता है। तो ये एक फ्रीक्वेंसी रेट है, फ्रीक्वेंसी रेट ये होगी हार्ट बीट की। बीट है वो 70 टाइम कर दिया उसने, 72 टाइम कर दिया हार्ट ने, 75 कर दिया, 80 भी कर दिया, सम ऑफ कंडीशंस के अंदर जैसे जैसे हुआ। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट का कार्डियक आउटपुट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपने, यहाँ पे एक कोई बच्चा है, ए से डिनोट कर लेते हैं, और यहाँ पे एक स्पेस है इसके बीच में, वो है 5 मीटर का, 5 मीटर का स्पेस है। यहाँ पे एक कोई लकड़ी ऐसे लगाई हुई है या दीवार मान लो, ये 5 मीटर पे दीवार है। अब इस बच्चे को ये बोला जाता है कि तुझे 1 मिनट तक वहाँ पे भाग करके जाना है, हाथ लगा के वापस आना है, और तेरी स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर हावर रहेगी। अब वो बच्चा है वो भाग के जाता है, वहाँ पे हाथ लगाता है, वापस आता है, 1 मिनट तक उसने ऐसे दोहराया, तो उसका आंसर निकल के आया, उसने 70 बार दीवार को टच कर दिया। अब फिजिक्स का मुझे पता नहीं है कितनी बार टच करेगा, 5 मीटर में 10 किलोमीटर से निकालोगे तो एक आंसर है वो कितना आएगा वो मुझे पता नहीं। अपने एक रेंज ले रहे हैं, अपने को आगे जो हार्ट के अंदर है वो समझना है उसकी फ्रीक्वेंसी को। तो 70 टाइम उसने टच कर दिया, तो इसका मतलब वो पूरी दूर जा रहा था, पूरा कॉन्ट्रैक्शन उसके अंदर हो रहा था। वही बात कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो हार्ट था उसका कॉन्ट्रैक्शन है वो 4 सेंटीमीटर का टोटल उसका डायमीटर था, उसके बीच में 1 सेंटीमीटर स्पेस रह रहा था सिर्फ, मतलब 1.5 इधर से स्ट्रेच हो गया, 1.5 इधर से स्ट्रेच हो गया, उसने मतलब टोटल
3 सेंटीमीटर तो कवर कर लिए, बीच में 1 सेंटीमीटर का स्पेस रह गया जिसके अंदर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम रह गई 50 ml और स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml निकल के आ गई बाहर। अभी जो अपने ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन वाला, 1.5 सेंटीमीटर इधर से हुआ, 1.5 सेंटीमीटर इधर से हुआ, 1 सेंटीमीटर बीच में रह गया, 3 सेंटीमीटर तक ही वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो इसी के अंदर वो है कि वो अब 5 मीटर में 70 बार उसने पूरा जाके आया, पूरा यहाँ पे टच हो गया है, 70 आंसर निकला। अब उसको बोल दिया जाए कि तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा और वहाँ पे तेरे को जो 5 मीटर की जो दीवार है उस पर आप तेरे को हाथ टच करके आना है, स्पीड तेरी 10 रहनी चाहिए और आंसर है वो मुझे 100 निकाल के दे, किसी ने बोल दिया उसको बच्चे को। तो अब वो कहेगा कि ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि 10 की स्पीड में पहले 70 आंसर आ रहा था, उसी 10 की स्पीड में 5 मीटर पे 100 आंसर आए, ये पॉसिबल हो नहीं सकता। तो उसने क्या बोला कि मैं दीवार को थोड़ा इधर कर लूँ या मेरा जो पॉइंट है वो इधर कर लूँ और 3 सेंटीमीटर तक की मैं भाग लूँ। तो वो 3 सेंटीमीटर तक भागने लगा और उसका आंसर जो है 100 निकल के आ गया। अब उसने 100 टाइम है वो दीवार को टच कर दिया, तो उसके सेंटीमीटर कितने हो गए थे, मीटर यहाँ पे सॉरी मीटर है, तो उसके मीटर कितने हो गए थे, 3 मीटर हो गए थे यहाँ से। पहले इधर तो थे वो 5 मीटर थे, 5 मीटर के अंदर आंसर का 70 था और अब उसके 3 मीटर हो गया, 3 मीटर के अंदर आंसर क्या है 100 है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर इसकी हार्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन की जो स्पीड है वो तो वही है। अब अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, ज़्यादा बीट्स निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, दूरी कम करनी पड़ेगी। वही चीज़ है इसकी, जो जैसे दूरी अपने कम कर दी तो आंसर ज़्यादा आ गया। अब यहाँ पे हार्ट की फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा करनी चाहते हैं तो उसकी दूरी है वो कम करनी पड़ेगी। तो इधर से 1 सेंटीमीटर कॉन्ट्रैक्ट करवाओ, इधर से 1 सेंटीमीटर कॉन्ट्रैक्ट करवा दो, 2 सेंटीमीटर हो गया, बीच में पूरा 1 सेंटीमीटर फिर बच गया। अब जैसे 4 सेंटीमीटर था पहले, तो इसके अंदर पहले 1 सेंटीमीटर बच रहा था, 1.5 हो गया दोनों साइडों से। अब इधर 1 सेंटीमीटर हो रहा है तो बीच में 2 सेंटीमीटर का स्पेस बच गया। अब यह बताओ कि मतलब बीच में पहले 1 सेंटीमीटर जब स्पेस बच रहा था उस टाइम पे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो 50 ml आ रही थी, अब अगर 2 सेंटीमीटर स्पेस बीच में बचेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी अपने, हार्ट की रेट की जो फ्रीक्वेंसी है, हार्ट बीट है वो बढ़ा दी, तो अब 2 सेंटीमीटर, पहले 1 सेंटीमीटर के अंदर ये आंसर आ रहा था 50, अब 2 सेंटीमीटर कर दिया, बीच में खाली स्पेस है वो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है। अगर सिस्टोल होता है तो 2 सेंटीमीटर बीच में स्पेस रह जाता है हार्ट के वेंट्रिकल्स के अंदर। तो अब जो है वो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर 50 ml आ रहा था ब्लड, अब 2 सेंटीमीटर होगी वो जगह। हार्ट है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की वजह से वो हार्ट कम कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा है, क्योंकि अब यही मैंने बताया था अगर वो 1 मिनट के अंदर 5 मीटर में भागता है तो 70 बार ही हाथ लगाएगा। अब उसको 100 बार हाथ लगाना हो तो दूरी कम करनी पड़ेगी। दूरी कम करने का मतलब ये हो गया हार्ट पहले इतना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, जाग के आने में टाइम ज़्यादा लग रहा था, अब अगर वो इतना ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको टाइम कम लग रहा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जो आंसर निकल के आएगा हार्ट बीट का वो ज़्यादा निकल के आएगा। तो ज़्यादा निकाल के अपने देखने हैं कि कार्डियक आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया 100 ml इसके अंदर रिमेंस रहेगा और वो रहेगा 2 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब ये हो गया जो कार्डियक आउटपुट निकल के आएगा या जिसे बोलते हैं अपने स्ट्रोक वॉल्यूम जो निकल के आएगी वो कम हो जाएगी। जैसे कि 120 ml पहले था, 120 ml एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम थी। डायस्टोल यानी जब वेंट्रिकल पूरा भर गया था उस टाइम पे 120 ml था, और स्ट्रोक वॉल्यूम जो एक बीट के दौरान बाहर निकल गया 70 ml ब्लड बाहर निकला था। तो पीछे जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर जब हार्ट के बीच में स्पेस रह रहा था तब 50 था, अब वो 100 हो गया। 100 भी नहीं हुआ तो मान लो कि 70 या 80 के आसपास हो गया। एक बार अपने एग्जांपल के लिए 100 ही ले लेते हैं, तो 150 ml अंदर बच रहा है, सॉरी 150 नहीं 100 ml उसके अंदर बच रहा है। तो जब 120 था उसमें से 70 बाहर निकल रहा था तब पीछे 50 बच रहा था। अब 120 में से 100 तो अंदर रह रहा 2 सेंटीमीटर की वजह से, तो बाहर कितना निकला 20। अब 20 निकल के आया स्ट्रोक वॉल्यूम। ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा आपको। 20 स्ट्रोक वॉल्यूम निकल के आ गई। अब स्ट्रोक वॉल्यूम होता है उसको पर मिनट की जो टोटल बीट्स होती है उनसे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 70 या 72 से, तो उत्तर निकल के आता है वो कहीं ना कहीं उन पहले की जो नॉर्मल बीट्स थी या नॉर्मल जो कार्डियक आउटपुट था उनसे कम निकल के आएगा। 70 के दौरान जो है वो निकल के आ रहा था 5 लीटर के अप्रोक्सीमेट। अब 70 × 20 करते हैं तो 7 2 जा
ये निकल के आएगा, मतलब 1.5 लीटर के आसपास। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो गया, कार्डियक आउटपुट यानी कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हार्ट बीट की फ्रीक्वेंसी को अपने बढ़ा देते हैं तो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाता है। ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा समझना है इसको अच्छे से, कि अगर 5 मीटर के अंदर बच्चे को भगाया जाता है तो वो उसको 70 टाइम ही दीवार को टच कर पाता है 10 की स्पीड में। अगर उसी 10 की स्पीड में 3 मीटर भगाया जाए तो 100 टाइम से वो जो दीवार को टच कर लेगा। तो वही हार्ट के अंदर हो गया। 1 मिनट के अंदर पूरा कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाए उसे 4 सेंटीमीटर तक, तो वो जो है 70 टाइम टच कर लेता है। अगर उसको 2 सेंटीमीटर बीच में स्पेस रख लिया जाए और साइडों से 1-1 सेंटीमीटर ही उसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा बढ़ करके आ जाती है। हार्ट बीट है वो 70 की बजाय वहाँ से 70 से 80 भी हो सकती है, 80 से 85 भी हो सकती है। तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम जो निकल के आई है, यहाँ पे जो 20 स्ट्रोक वॉल्यूम निकल के आई और 70 टाइम जो उसने बीट किया था, अब यहाँ पे जो 70 टाइम बीट किया है वो ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, इतने तक ही बढ़ेगा क्योंकि उसको ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो 20 तो स्ट्रोक वॉल्यूम हो गई, अब इसको 90 कर दिया, 90 भी कर दें। अब कुछ कहेंगे कि जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा बढ़ाई थी तो यहाँ पे ज़्यादा क्यों नहीं की, अब भी ज़्यादा कर देते हैं, फिर भी जो वॉल्यूम है वो कम ही आएगी। अब 9 हो जाए वो 180 हो गया, 180 तो 1800, तो लगभग 2 लीटर के आसपास आ गया। अभी भी नहीं पूरा हो रहा, 5 लीटर तो अभी भी पूरा नहीं हो रहा। 90 क्या 100 कर दो, यहाँ पे तो 100 कर दोगे तो भी 2000 ही आ रहा है इसका आंसर, 2000 यानी पूरा 2 लीटर हो गया। वो 2 लीटर से कम था, ये 2 लीटर हो गया। कुछ भी कर लो, कहने का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट अगर बढ़ाई जाती है तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, और इसका मतलब ये हो गया कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट है वो एंटी प्रोपोर्शनल होती है कार्डियक आउटपुट के। अभी मैं इसको लिख लेता हूँ, क्लियर कर देता हूँ एक बार इसे। तो वो आंसर निकल के आ गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट को अपने बढ़ाएंगे, चाहे कुछ भी कर लें, इसको अगर बढ़ाएंगे तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, और अगर इसको घटाएंगे तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा। कार्डियक आउटपुट इसको घटाने पे कैसे ज़्यादा होगा, जैसे इसको अब कम टाइम ही उधर उधर जाना पड़ेगा तो कम बार उसको इधर उधर जाना पड़ेगा तो वो ज़्यादा जाएगा। अगर इसको ज़्यादा बार इधर उधर जाना पड़े तो वो कम ही जाएगा। अब मेरे को ऐसे बोल दे कि उस बोर्ड के इधर जाना है और 50 बार उधर जाके आना है, तो मैं 1 मिनट के अंदर 50 बार मेरा कंप्लीट हो गया। अब बोल रहे हैं मुझे 100 बार वहाँ जाना है, तो मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा, अब मैं सिर्फ यहाँ तक ही जाऊँगा ताकि मेरा 100 टाइम है वो कंप्लीट हो सके। तो वही चीज़ इसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आ गई। पहले तो इसको लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट रेट या हार्ट बीट इज एंटी प्रोपोर्शनल कार्डियक आउटपुट। समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको ये कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट है वो अफेक्ट डालती है अपने कार्डियक आउटपुट के ऊपर। विनस रिटर्न है वो प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो भी प्रोपोर्शनल होता है, और ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट है ये वो है एंटी प्रोपोर्शनल होती है। तो अब पेरिफेरल रेसिस्टेंस एक बचा है। पेरिफेरल रेसिस्टेंस का मतलब होता है उसकी वो क्षमता, रेसिस्टेंस का मतलब होता है क्षमता। पेरिफेरल रेसिस्टेंस की वो क्षमता जो पेरिफेरल सर्कुलेशन के लिए ब्लड को हार्ट है वो पंप करता है। अगर पेरिफेरल रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ब्लड को ज़्यादा वो पेरिफेरल सर्कुलेशन के लिए पहुंचाएगा। अगर पेरिफेरल रेसिस्टेंस कम होगा तो कम ब्लड को है वो जनरल सर्कुलेशन के लिए भेज पाएगा। तो ये तो सीधा सीधा ही समझ में आ रहा है कि अगर क्षमता किसी के अंदर ज़्यादा है तो वो ब्लड ज़्यादा देगा, और क्षमता कम है तो वो ब्लड कम देगा। तो ये उसके प्रोपोर्शनली होगा, समानुपाती होगा। तो पेरिफेरल रेसिस्टेंस समानुपाती इक्वल्स टू में कार्डियक आउटपुट। तो आपको ये पूरा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो था वो, और विनस रिटर्न, और फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट, और पेरिफेरल रेसिस्टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। चारों कैसे निकलते हैं और किस तरह से है वो कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट करते हैं या किस तरह से मेंटेन करके रखते हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। इतनी मेहनत करते हैं। और कमेंट बॉक्स के अंदर रिव्यू ज़रूर डाला करो कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, और या अगर नहीं समझ में आया तो हमें कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली समझाने की ज़रूरत है, या नोट्स यहाँ पे लिखवाया जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, या जिस तरह से मैंने अभी प्रैक्टिकली समझाया ये आपके लिए अच्छा रहेगा।
तो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।